हेलो डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू यू नई शुरुआत चैनल। सो गाइस, आज हम करेंगे कक्षा 10 का अध्याय 5। साइंस है, ये साइंस सब्जेक्ट है और 5वां लेसन हम देखेंगे। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। क्या होते हैं गाइस तत्व? हम ये पिछली क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं। तत्व हम देखते हैं, चाहे वो यौगिक हो, मिश्रण हो, या हर जगह जो पदार्थ हम देखते हैं उनमें सब वो क्या हैं? तत्व ही हैं, तत्व ही से बने होते हैं। सो गाइस, देखते हैं आज अपन पढ़ेंगे तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। इनके वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी गाइस? आपके मन में तो सवाल आता ही होगा कि मतलब ये तत्व हैं तो रहे क्यों नहीं आते हैं, इनको वर्गीकरण करने की क्या ज़रूरत थी? बट वर्गीकरण करना बहुत ही ज़रूरी होता है गाइस। हमारे यहाँ पे आप देखते हैं बहुत सारी चीज़ें होती हैं, घर में होती हैं या नहीं होती है, तो अपन जो सेम चीज़ें होती हैं गाइस, तो जैसे कपड़े होते हैं, बर्तन होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पढ़ाई की चीज़ें अलग होती हैं। तो हम गाइस जो इतनी सारी चीज़ें होती हैं, बुक ही देख लीजिए आप, कपड़े ही देख लीजिए, तो घर में गाइस अलमारी होती है, सबकी होती है कि नहीं होती है। तो क्या करते हैं लोग, जैसे कपड़ों को भी मान लीजिए, मम्मी के कपड़े अलग होते हैं, पापा के कपड़े अलग होते हैं और भैया लोगों के, दीदी लोगों के कपड़े अलग होते हैं। सो गाइस, हम लोग क्यों नहीं इकट्ठे रखते उन कपड़ों को, एक ही जगह क्यों नहीं रखे रहने देते? अक्सर हम देखते हैं ना, मम्मी अलग अपने कपड़े रखती हैं अलमारी में, भैया अलग रखते हैं और हमारे अलग रखे रहते हैं। ऐसा करने में, ऐसा व्यवस्थित करने में गाइस हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। यदि हमें कपड़े चाहिए होते हैं तो हम अपनी अलमारी से निकाल लेते हैं, मम्मी को कपड़े चाहिए होते हैं तो मम्मी अपनी अलमारी से अपने कपड़े निकालती हैं। बट यदि उन्हीं कपड़ों को गाइस हम साथ में रख दिया जाए, इकट्ठा रख दिया जाए, तो मम्मी को ज़रूरत पड़ेगी तो पता है उनके हाथ में पहले पता चला दीदी का कपड़ा आ रहा है, कभी मेरा आ रहा है और उनका कपड़ा लास्ट में मिल रहा है, तो ऐसी प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी? इसीलिए गाइस अभी भी हम देखते हैं पृथ्वी में अभी कितने तत्व मौजूद हैं गाइस? 118 तत्वों की खोज हो चुकी है, जो कि पहले नहीं हुई थी, अब और ज़्यादा हो चुकी है। तो इन तत्वों के कुछ भिन्न भिन्न गुणधर्म हैं, सबके तो एक नहीं है। यदि हमें हाइड्रोजन चाहिए, जैसे इसीलिए इनको व्यवस्थित किया गया है इनके गुणधर्मों के अनुसार। जो जिस गुणधर्म का होता है, जिस कैटेगरी का होता है गाइस, गुणधर्मों में थोड़ी बहुत भिन्नता पाई जाती है इनमें, इन भिन्नताओं के आधार पर इनको कैटेगराइज किया गया है। जैसे हम देखते हैं इनको समूहों तथा इनको पीरियड्स आवर्त में वर्गीकृत किया गया है। सो गाइस, हम देखते हैं इनको किस प्रकार, इसका क्या इतिहास रहा गाइस तत्वों का, और क्या आधुनिक समय में तत्वों को कैसे कैटेगराइज किया गया है। गाइस जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, ये बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं अपने वातावरण में और सबके कार्य और गुणधर्म अलग अलग होते हैं। सो गाइस, ऐसे कैटेगराइज करने से जैसे हम यदि किसी को पता चलता है कि समूह वन का तत्व है, तो हम समझ जाएंगे कि वह अति सक्रिय होगा या नहीं होगा। समूहों की संख्या गाइस हम देखेंगे 18 है, और यदि हम ऐसे भी समझ जाएंगे गाइस, यदि कोई बताता है कि यह आवर्त 2 में आता है, तो हम समझ जाएंगे कि आवर्त 2 में आने वाले तत्व कैसे होते हैं। इसलिए इनके गुणधर्मों का पता चल जाता है। सो गाइस, ज़्यादा देर न करते हुए आज के लेसन पे चलते हैं। हम एक वर्ड से आपको एनसीईआरटी का पढ़ के सुनाएंगे गाइस। वीडियो लंबी ज़रूर होती है लेकिन आपको समझ में ज़रूर आएगा गाइस। ध्यान से देखना इस वीडियो को, आराम से पढ़ना। टाइम लग सकता है लेकिन हमको बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक ही बार में समझ आ जाएगा। यदि एक बार समझ में आ जाता है गाइस, किसी भी चीज़ को यदि हम ज़्यादा टाइम दे लेते हैं एक ही बार में गाइस, तो हमें 3-4 बार के टाइम देने की ज़रूरत नहीं होती है। हम पढ़ तो लेते हैं, कभी जल्दी पढ़ लेते हैं। पता चला कि एक दिन हमने 1 घंटे के लेसन को हमने 30 मिनट में ही कंप्लीट कर लिया। फिर क्या होता है गाइस, 30 मिनट इतने जल्दी तो कंप्लीट किया है, फिर अभी तो कंप्लीट हो गया, लेकिन 4 दिन बाद जब रिपीट करने को बैठेंगे गाइस, तो कुछ भी नहीं हमको याद रहता है, जीरो नॉलेज। हमें ऐसा नॉलेज नहीं चाहिए और ऐसा टाइम भी नहीं देना है। तो ऐसे हम बार बार पढ़ते हैं तो 30-30 मिनट लगा करके पता नहीं कितने मिनट दे देते हैं गाइस, और
हमारा ज्ञान बिल्कुल भी नहीं रहता है। सो गाइस हमें ये गलती नहीं करनी है, हमको ऐसा पढ़ना है जो हमारे ज्ञान को स्थायी करे। हमको लॉन्ग टाइम के लिए पढ़ना है गाइस, 2 दिन के लिए नहीं पढ़ना है। हमको पूरा एग्ज़ाम के लिए क्लियर करना है। एग्ज़ाम के साथ साथ फिर जॉब में जाना है। यदि जॉब में भी नहीं जाना है तो हमें अपनी लाइफ में हम अपनी उपयोगिता जिसकी हम पढ़ाई कर रहे हैं वो लाइफ में उपयोगी हो रही है या नहीं, इसका ध्यान देना है। ये ज़रूरी नहीं है पढ़ाई रट लेना नहीं होता है गाइस, पढ़ाई कुछ सीख लेना होता है, वो भी हमेशा के लिए। सो गाइस ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं अपनी लेसन की ओर। देखिए 9वीं कक्षा में हमने देखा कि हमारे आसपास क्या है गाइस। 9वीं कक्षा हम पिछली कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं तत्वों के बारे में, इसे हम बता चुके हैं। हमारे आसपास तत्व मिश्रण और यौगिक के रूप में उपस्थित रहते हैं। तत्व हम देख रहे हैं जो पदार्थ है, हमारे आसपास पदार्थ हैं जो तत्व हैं वो यौगिक मिश्रण के रूप में रहते हैं। जैसे कि H2O, ये क्या है, जल, एक तत्वों से मिलकर बने हैं कि नहीं बने, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। हमने अभी सीखा है कि तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं। क्या आप जानते हैं कि आज तक कितने तत्वों का पता चल चुका है? आज हमें पता है कि 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। हम देखते हैं जानकारी हुई है। इन सभी तत्वों के गुणधर्म भिन्न भिन्न हैं। इनमें से 94 तत्व प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। सो गाइस हमने देखा कि 118 तत्व हैं। थोड़ी बहुत गुणधर्म जिसके मिलते हैं उन्हीं के अनुसार हम, जैसे अति सक्रियता मिलती है, लेकिन थोड़ी बहुत डिफरेंस तो होगा। उनको जैसे फर्स्ट समूह में रख दिया जाता है और इसी प्रकार दूसरे तत्व सेकेंड समूह में कुछ ना कुछ इसमें समानता होती है, उसके अनुसार इनको बांटा जाता है। जैसे घर में कपड़े मम्मी पापा और भैया बहन के तो होते हैं, लेकिन उनके कपड़ों में भी भिन्नता होती है, तो उनके कपड़े अलग रख लिए जाते हैं क्योंकि उनका एक बस कपड़ा नहीं होता है। उनके हम देखते हैं उनके अलग साड़ी होती है, साड़ियों में अलग डिजाइन होती है, लेकिन है तो साड़ी, इसलिए उनको एक ही समूह में रख लिया जाता है कि ये मम्मी के कपड़े हैं, पापा के नहीं हैं। उसी प्रकार समूह तत्व भी पाए जाते हैं, अपने में अलग पहचान, अलग गुण तो सब में होते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत भी यदि मैच करते हैं वो लोग तो उनको समूह और आवर्तों में बांट दिया जाता है। तो 94 तत्व प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। 118 तत्वों की खोज हो चुकी है, आपको बता दें। जैसे विभिन्न तत्वों की खोज हो रही थी, वैज्ञानिक इन तत्वों के गुण धर्म के बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित करने लगे। उन्हें तत्वों की इन जानकारियों को व्यवस्थित करना बड़ा ही कठिन लगा। उन्होंने इनके गुण धर्म का एक प्रतिरूप ढूंढना प्रारंभ कर दिया, जिसके आधार पर इतने सारे तत्वों को आसानी से अध्ययन किया जा सकता है। सो गाइस जैसे जैसे तत्वों की खोज होती गई वैसे वैसे क्या हुआ, वैज्ञानिकों ने इनका गुणधर्म के अनुसार इनको व्यवस्थित करना, बांटना शुरू कर दिया, जिससे कि हमें पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं जाती है, हमको आसानी से पढ़ सकते हैं। सो गाइस इनके इतिहास के बारे में देखते हैं, किन किन वैज्ञानिकों ने इस पर तत्वों को व्यवस्थित करने का प्रयास किया। देखिए आप, व्यवस्थित तत्वों को व्यवस्थित करना, तत्वों के वर्गीकरण में प्रारंभिक प्रयास किसने किया। सो गाइस हम देखेंगे, हमको यहाँ पे जो व्यवस्थित करने का जो प्रयास किया गाइस वो हमें एक तो प्राचीन काल में किसने किया और एक आधुनिक टाइम, 2 प्रकार से हम बांट सकते हैं इनको। एक प्राचीन काल में किन्होंने किया और एक आधुनिक समय में किसने प्रयास किया इनको वर्गीकृत करने का। सो गाइस इसमें प्राचीन काल में हमें 3 वैज्ञानिक मिलेंगे। एक मिलेंगे डॉवेराइनर, दूसरे मिलेंगे न्यूलैंड्स और तीसरे मिलते हैं हमें गाइस मेंडलीफ, जो मुख्य तरह से बहुत अच्छे से इन्होंने तत्वों का वर्गीकरण किया था, वो थे गाइस मेंडलीफ। तो इनके बारे में पढ़ेंगे। ये थे गाइस प्राचीन समय में वर्गीकृत करने वाले लोग, वैज्ञानिक। और जो आधुनिक टाइम में किसने किया गाइस, वो थे मोजेल हेनरी, 1913 में आए थे, उन्होंने तत्वों का वर्गीकरण किया था। मोजेल हेनरी अभी के हैं, इन्होंने परमाणु क्रमांक के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया था। सो गाइस चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे
हमने पढ़ा कि कैसे विभिन्न वस्तुओं और प्राणियों को उनके गुणधर्मों के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। अन्य स्थितियों में हमें गुणधर्मों के आधार पर व्यवस्थित होने के उदाहरण मिलते हैं। जैसे हम गए दुकानों में साबुन को एक साथ एक स्थान पर रखा जाता है, जबकि बिस्कुट जो होते हैं गाइस उनको दूसरे स्थान पर रखा जाता है। यहाँ तक कि साबुन में भी नहाने वाला साबुन अलग रख दिया जाता है और धोने वाले साबुन को अलग रखा जाता है। इसी प्रकार वैज्ञानिकों ने भी तत्वों के गुणधर्मों के आधार पर वर्गीकृत करने का प्रयास किया ताकि अव्यवस्थित को व्यवस्थित किया जा सके। पहले ज्ञात तत्वों को धातुओं और अधातुओं में वर्गीकृत किया। जैसे जैसे तत्वों एवं उनके गुणधर्म के बारे में हमारा ज्ञान बढ़ता गया, वैसे वैसे वर्गीकरण भी के प्रयास किए गए। सो गाइस, देखते हैं हम यहाँ पे कौन कौन वैज्ञानिक हमने पहले बताया था। पहले डॉबेराइनर आते हैं, दूसरे न्यूलैंड आते हैं, वो लोग अष्टक सिद्धांत के आधार पर बांटते हैं। तीसरे आते हैं मेंडलीव और चौथे आते हैं मोजेल हेनरी। गाइस, तो हम अभी देखेंगे किसके बारे में। सबसे पहले वैज्ञानिक कौन आए? डॉबेराइनर। और डॉबेराइनर का तर्क क्या कहता है तत्वों के वर्गीकरण में? सन 1817 में जर्मन के रसायनज्ञ वुल्फगांग डॉबेराइनर ने समान गुणधर्म वाले तत्वों को समूह में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। उन्होंने तीन तत्वों का कुछ समूह बनाया। तीन तत्वों का समूह बनाया, चुना। उन समूहों को तर्क कहा। डॉबेराइनर ने बताया कि तर्क के तीनों तत्व उनके परमाणु द्रव्यमान में आरोही क्रम में रखने के बीच आने वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के लगभग औसत होता है। उदाहरण के लिए जैसे यहाँ पे लिथियम है, सोडियम है और पोटेशियम है वाले त्रिक का ध्यान दीजिए। उनके परमाणु क्रमांक 6.9, 6.9, 23.0, 39.0। लिथियम पोटेशियम परमाणुओं का द्रव्यमान औसत क्या है? सोडियम परमाणु द्रव्यमान से इसकी तुलना कैसे की जा सकती है? 5.1। तीन तत्वों के कुछ समूह दिए गए हैं। इन तत्वों को परमाणु संख्या को आरोही क्रम में ऊपर से नीचे और व्यवस्थित किया गया है। क्या आप बता सकते हैं इनमें से कौन सा डॉबेराइनर का तर्क बनता है? सो गाइस, यहाँ पे देखिए, आप जो इसमें अभी हमने पढ़ा वो उसका हम सारांश बताते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। क्या है डॉबेराइनर का तर्क, हम बताते हैं आपको। सो गाइस, डॉबेराइनर ने जो तर्क दिया तो उन्होंने क्या किया? पहले आरोही क्रम में क्या किया? भार के आधार पर द्रव्यमान या भार के आधार पर आरोही क्रम में तत्वों को लिखते गए। मतलब सबसे छोटा तत्व लिखा, फिर बड़ा तत्व लिखा, फिर और बड़ा तत्व लिखा। इस प्रकार वो बांटते गए। फिर बांटने के बाद उन्होंने क्या देखा गाइस? क्या किया उन्होंने? क्या देखा कि जो पहला तत्व है गाइस, जो भार में सबसे छोटा पहला है और जो तीसरा है, इनको यदि हम औसत मिलाते हैं तो दूसरे तत्व का द्रव्यमान निकल के आ जाता है। जैसे गाइस यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है। जैसे लिथियम है गाइस, पहला तत्व जैसे मान लेते हैं लिथियम है, और फिर क्या है गाइस? सोडियम है, और फिर क्या है? लिथियम है। लिथियम के बाद पोटेशियम है, सोडियम है, फिर पोटेशियम है। ये सोडियम है ए लिथियम है Li, और पोटेशियम है, फिर बाद में पोटेशियम है K, इसका निशान है। ठीक है, तो लिथियम का यदि द्रव्यमान हम देखें तो कितना है गाइस? इन दोनों को और इसको, पहले को और तीसरे को हमको जोड़ना है। तो पहले का द्रव्यमान कितना है लिथियम का? 6.9 है। इनको हम जोड़ेंगे और किसको जोड़ेंगे गाइस? और फिर 2 से भाग करेंगे, क्योंकि हमें क्या निकालना है गाइस? पहले और तीसरे का यदि हम औसत निकालते हैं, माध्य निकालते हैं, तो दूसरे तत्व का द्रव्यमान निकल के आ जाता है। मतलब सोडियम का द्रव्यमान नहीं दिया गया है तो हम निकाल लेंगे, क्योंकि हमारे पास से पहले का है लिथियम का है और पोटेशियम का है। पोटेशियम का कितना है गाइस? 39 है। ये और हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा गाइस? 39 और 6 जोड़ेंगे गाइस तो कितना हो जाएगा? हम देखेंगे 45 हो जाता है। कितना हो जाता है? 45.9 हो जाता है। इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो देखिए करके देखिए, 2 2 दूनी 4,
2 दूनी 4 और हाशलाई 1, 2 नाम कितना होता है गाइस 18 होता है, हाशलाई 1 और 5 बचते हैं तो 22.9। तो दूसरे वाले तत्व के लगभग बराबर होता है। तो अपना कितना आया गाइस 22.9 आया, जबकि इसमें 23.0 दिया हुआ है, लगभग बराबर आता है। सो गाइस ये हुआ डॉबेराइनर का ट्रिक, मतलब तत्वों को आरोही क्रम में जमाना द्रव्यमान के आधार पर, और फिर देखना उनको जो उन्होंने सभी में समानता देखी उन्होंने कि पहले तत्व और तीसरे तत्व का यदि औसत निकालते हैं तो दूसरे तत्व का द्रव्यमान निकल के आ जाता है। ये बताया गाइस किसने, डॉबेराइनर जी ने। सो गाइस इनकी हम सारणी भी देख लेते हैं इन्होंने कैसे बनाया। देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन है और फॉस्फोरस है और एस्ट्रिक है गाइस, और कैल्शियम है, श्रियोन है, क्या है ब्रोमीन, क्या यार अंदर है, मन निकल नहीं रहा है, ठीक है ना, आप पढ़ सकते हैं इनको। तो इन्होंने ये फर्स्ट समूह है, ये सेकेंड बी समूह है, ये सी समूह के तत्व हैं। सी समूह के तत्व है मतलब तो हम देखते हैं पहले का नाइट्रोजन का और एस्ट्रिक का यदि हम जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें निकल आ जाएगा फॉस्फोरस का द्रव्यमान निकल के आना चाहिए। यदि नहीं आता है तो गाइस इनमें भी कुछ दोष पाए गए हैं जो हम देखेंगे। देखिए यदि हम इसको मिलाते हैं तो 14 और 74 को जोड़ते हैं तो कितना 14 और 10 कितना हो जाएगा 84 और 4 हो जाएगा 88। 88 में 2 का भाग करेंगे क्योंकि इसको और इसको हम तीसरे को और पहले को जोड़ेंगे तो आया 88। 88 में 0.9 आया। इसको हम किससे भाग करेंगे गाइस 2 से, तो 2 चौको 8 आता है, 2 चौको 8 आता है और 2 चौको 8 आता है और 5 आता है। सो 44.45 आता है, जिसमें कि इसमें 31 आया है। तो ये तो इसका मैच नहीं खा रहा है, आप ध्यान कर सकते हैं। इसमें डॉबेराइनर का ट्रिक नहीं लग रहा है, तो यही तो उनकी असफलता थी। कुछ कम भार वाले तत्वों में तो इनका ये ट्रिक लग गया है गाइस, लेकिन कुछ 3 ट्रिकों में ही इनका लगा है और बाकी में इनका ये नियम जो इन्होंने बताया था तो वो नहीं लगा, इसलिए ये असफल हुए। और फिर इसके बाद आते हैं न्यूलैंड आते हैं और न्यूलैंड अष्टक सिद्धांत देखते हैं। हमने इसका तो देख लिया गाइस, इनका डॉबेराइनर का ये परमाणुओं में तत्व में नहीं लगता है इनका नियम। देखते हैं अपन कैल्शियम का और मैग्नीशियम और श्रियोन का। तो गाइस हम इसका जोड़ेंगे, इसका और इसका, तो मतलब 40 हो जाएगा। 40.1 को जोड़ेंगे और 137 को जोड़ेंगे और 0.3 को जोड़ेंगे और 2 से क्या करेंगे गाइस 2 से डिवाइड कर देंगे। फिर देखेंगे तो 137 को जोड़ा और 40 में जोड़ा तो गाइस कितना आया, देखिए आप यहाँ पे हम कहाँ लिखें, यहाँ लिखते हैं अपन, तो कितना हो गया 8 हो गया 8.771। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2 अट्ठे 16 आ जाएगा। हाशलाई 1 2 अट्ठे 16 आ गया और 2 चौको 2 नाम 18 आ गया। कितना आया गाइस 88.9 आया। तो गाइस देखिए इसमें तो मिल रहा है समथिंग बराबर है, क्योंकि हम देखते हैं इसका जो तत्व है वो 87 है और हमारा 88.9 आया है, तो इसका तो मिल रहा है, लेकिन फर्स्ट वाले का नहीं मिला था। इसी प्रकार आप इसका भी करके देख लीजिए। आप देखेंगे कि बी तथा सी डॉबेराइनर ट्रिक बनाते हैं। देखिए बी समूह और सी समूह, इसमें तो अपन को सब मिल जाते हैं, इनमें इनके तो सही जाते हैं, पर इसका हमने देखा था जो 31 लिखा हुआ है यहाँ पे हमारा कितना आता है 44 आता है, जो कि इसका नहीं मिलता है डॉबेराइनर के ट्रिक में।
तो डॉबेराइनर के उस समय ज्ञात तत्वों को केवल 3 त्रिक ही ज्ञात कर सके, इसलिए त्रिक में वर्गीकृत की यह पद्धति सफल नहीं रही। पहले वैज्ञानिक कौन आए व्यवस्थित करने के लिए? डॉबेराइनर आए, जो कि सफल नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि ये 3 तत्वों तक ही इनका जो त्रिक उन्होंने बताया था कि पहले और तीसरे को यदि जोड़ेंगे और औसत निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, दूसरे का हमें द्रव्यमान पता चल जाएगा। तो ये 3 तत्वों तक पता चला, फिर पता नहीं चला, इसीलिए ये असफल हुए। देखते हैं इसको। 1780 में आए थे इन्होंने, 1849 तक इनकी मृत्यु हो गई। जोहान वुल्फ्गांग डॉबेराइनर जर्मन के थे। आप ध्यान रखिए, डॉबेराइनर कहाँ के थे? जर्मन थे। औषधि विज्ञान की पढ़ाई की, इसके बाद स्ट्रेसबर्ग में रसायन शास्त्र के अध्ययन किया। फिर वे जैना विश्वविद्यालय एवं रसायन के औषधि विज्ञान के प्रोफेसर बन गए। उन्होंने सबसे पहले प्लेटिनियम को उत्प्रेरक के रूप में पहचाना, समान त्रिक की खोज की, इसके बाद तत्वों के आवर्त तत्व सारणी का विकास किया। सो गाइस, डॉबेराइनर का जो त्रिक लगता है तो आप देख सकते हैं वो इसमें ही लगा, यहाँ तक ही लगा, आयोडीन तक, कैल्शियम तक जो है समूह तक लगा। बाकी फिर डॉबेराइनर का त्रिक में बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिलता था, जो उन्होंने नियम बताया था वो नहीं लगता था। तो गाइस, इसके बाद भी आपको ये आएगा, देखिए लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, इस प्रकार इन्हीं तत्वों तक लगा गाइस, और फिर इनका त्रिक सब नहीं लगा। सो गाइस, आगे देखते हैं ये कौन है, फिर कौन आता है? न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत। न्यूलैंड कहाँ के थे गाइस? तो हम इसका मोटा मोटा ज्ञान आपको दे देते हैं। न्यूलैंड से डॉबेराइनर के प्रयासों से दूसरे रसायन तत्वों के गुणधर्मों का परमाणु द्रव्यमान साथ संबंध स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। सन 1866 में अंग्रेजी विज्ञान जॉन न्यूलैंड ने ज्ञात तत्वों को परमाणु द्रव्यमान को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। उन्होंने कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व हाइड्रोजन से आरंभ किया तथा 56वें तत्व थोरियम में से समाप्त कर दिया। उन्होंने 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के अनुसार तत्व के गुणधर्म के समान बताया। इन्होंने इसकी तुलना संगीत के अष्टक से की है और इसलिए उन्होंने इसे अष्टक का सिद्धांत कहा है। इसे न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। न्यूलैंड के अष्टक में लिथियम सोडियम के गुणधर्म समान थे। सोडियम लिथियम के बाद 8वां तत्व है। इसी तरह बेरिलियम मैग्नीशियम में अधिक समानता है। न्यूलैंड के अष्टक को मूल रूप से एक भाग सारणी 5.3 में दिया गया है। सो गाइस, क्या बताया है न्यूलैंड ने? हम बताते हैं न्यूलैंड कहाँ के थे गाइस, अपन मोटा मोटा तौर से जान लेते हैं, फिर अपन सारणी को देखेंगे। तो इसमें हमने पढ़ा कि न्यूलैंड कहाँ के थे गाइस। जॉन न्यूलैंड अंग्रेज वैज्ञानिक थे। कौन थे गाइस? अंग्रेज वैज्ञानिक थे। 1866 में ये आए थे, किया इन्होंने, ठीक है। फिर हम देखते हैं इनके सिद्धांत को अष्टक क्यों कहा जाता है गाइस। तो आप एक क्वेश्चन उठता है, अष्टक क्यों कहा जाता है? तो इन्होंने अपने सिद्धांत में बताया गाइस कि अष्टक का मतलब क्या हुआ कि इन्होंने आगे क्या किया गाइस, सबसे छोटे तत्व आरोही द्रव्यमान के आधार पर इन्होंने हाइड्रोजन तत्व से प्रारंभ किया। इनका फर्स्ट तत्व कौन सा था गाइस? हाइड्रोजन था। मतलब आगे कम द्रव्यमान वाला तत्व लिया। हम देखते हैं हाइड्रोजन की जो संयोजकता भी है और जो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या है वो एक ही है, तो कम से लिया, ठीक है ना। आगे सबसे कम भार का लिया, हाइड्रोजन लिया, तत्व लिया, और फिर बाद में और बड़ा लिया। ऐसे 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 ये लोग लेते गए। तो उन्होंने क्या पाया गाइस, इनको अष्टक क्यों कहा जाता था, क्वेश्चन हमें बता रहे थे। तो उन्होंने आरोही क्रम में आगे जमाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18 मतलब ऐसे जमाते गए। तो उन्होंने क्या देखा, इनके सिद्धांत को अष्टक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने देखा 1 2 3 4 5 6 कितने हैं, 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। तो गाइस उन्होंने ये बताया कि जो पहला तत्व है गाइस, जो हाइड्रोजन है, जैसे हमने पहला तत्व हाइड्रोजन लिया, इसके बाद यदि हम इससे गिनना स्टार्ट करते हैं तो जो 8वां तत्व होगा गाइस, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, जो 8वां तत्व होगा गाइस वो हाइड्रोजन के समान गुणधर्म वाला आएगा। यदि हम यहाँ से गिनना शुरू कर देते हैं गाइस, ये भी कोई तत्व है, यदि यहाँ से
से गिनना शुरू करेंगे तो यहाँ से जो भी 8वां पड़ेगा गाइस उसका गुणधर्म इस तत्व के समान होगा। देखिए 1, यहाँ से हम यदि शुरू करते हैं तो 8वां होगा। तो देख सकते हैं आप, जैसे हम यहाँ से गिनना शुरू करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 आ गया। तो देखिए इसका ये मिल गया। 1 और 8वें का तत्व के गुणधर्म समान होंगे, यह बताया है इन्होंने इसमें। ये है, इन्होंने न्यूलैंड ने क्या किया, जो संगीत के अष्टक होते हैं गाइस 8 से, उन्हीं के अनुसार उन्होंने कैटेगराइज किया। जैसे सा रे गा मा पा धा नी, तो यहाँ पे ये हमने देखा 7 नी के बाद फिर से सा आ जाता है, फिर से रे आ जाता है, फिर से गा आ जाता है, फिर से मा, फिर से पा, फिर से धा और फिर से नी आता है। तो इसी प्रकार सा रे गा मा नी पा धा नी, तो इस प्रकार आता है उस और एक समान हो जाते हैं। 8 तत्व के अष्टक होता है, 7 तत्व के बाद जो 8वां होगा वो पहले के समान होगा। सो गाइस देखना, इन्होंने हाइड्रोजन से स्टार्ट किया। देखिए हाइड्रोजन, लिथियम, बेरियम, ब्रोंज, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ये आ जाता है फिर से ये वाला तत्व आता है गाइस। तो हम देखते हैं क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन के समान गुणधर्म वाला तत्व होगा, इन्होंने यह बताया। यदि हम यहाँ से बेरियम से शुरू करते हैं गाइस तो देखेंगे ये वाला बेरियम से शुरू करते हैं तो 1 2 3 4, कौन सा 8वां होगा गाइस, 4 5 6 7 और 8। मैग्नीशियम का तत्व बेरियम से मिलता हुआ होगा। अब हम मैग्नीशियम से फिर से शुरू करेंगे तो ये कैल्शियम मिल जाएगा समान तत्व वाला, फिर जिंक मिल जाएगा, फिर सिरोन मिल जाएगा। इस प्रकार एक गा वाले जो ये समूह बना है गाइस, ये तीसरे समूह के तत्व सब थोड़ी बहुत समानता होगी। तो यह बताया गाइस अष्टक सिद्धांत में। आई होप आपको समझ में आया होगा। जल्दी से भी रिवाइज करते हैं गाइस, क्या बताया न्यूलैंड्स ने बताया, क्या बताया कि यदि फर्स्ट तत्व से यदि हम गिनना शुरू करते हैं, आगे आरोही तत्व में उन्होंने द्रव्यमान के आधार पर लिखा। फिर बाद में क्या देखा, फर्स्ट तत्व और 8वें तत्व का, यदि किसी भी तत्व से हम यदि 8वां तत्व जाते हैं, गिनते हैं, तो जहाँ से गिना था हमने एक तत्व था और 8वां तत्व का गुणधर्म समान मिलते हैं। और डावेराइनर ने क्या बताया था गाइस, उन्होंने भी द्रव्यमान के आधार पर, भार के आधार पर तत्वों को बढ़ते बढ़ते क्रम में लिखा। और उन्होंने क्या बताया कि पहला और तीसरे तत्व को, पहले तत्व को और प्लस तीसरे तत्व को यदि हम जोड़ देते हैं और 2 से भाग कर देते हैं, मतलब माध्य निकालते हैं पहले और तीसरे तत्व का, तो दूसरे तत्व का हमें परमाणु द्रव्यमान पता चल जाता है। और डावेराइनर ने क्या बताया कि पहला और 8वां तत्व हमें मिलता जुलता उसका गुणधर्म रहेगा। देखिए गाइस क्या लिखा है, क्या आप संगीत के सुरों से परिचित हैं? भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के 7 सुर से सा रे गा मा पा धा नी। पश्चात संस्कृति में लोग सुरों को उपयोग करते थे डो रे मी पा सो ला टी। सुर के स्केल में पूर्ण अर्धटोन आवृत्ति अंतराल में अलग किए गए। इन सुरों का उपयोग कर कोई संगीतकार संगीत की रचना करता है। स्पष्ट है कि कुछ सुर बार बार दोहराई जाते हैं। प्रत्येक 8वां सुर पहले सुर जैसा होता है, अगली पंक्ति में पहला सुर होता। उसी प्रकार हम देखा कि पहला तत्व और 8वें तत्व का गुणधर्म मिलता रहा। सो गाइस इसके इन्होंने ऐसी क्या गलती की गाइस, जो इसकी सीमाएं बताता है, इनका दोष बताता है, और नया वैज्ञानिक आएगा और इसको फिर से अपने अनुसार उसको सारणी बनाना पड़ेगी। वरना सारणी बन जाती है तो फिर क्या करना, फिर से जमा करके। लेकिन ये भी अपनी प्रक्रिया में असफल ही माने जाते हैं। कुछ हद तक सफल रहे, इनकी उपलब्धि थी, मतलब कि पहला और 8वां तत्व तो कुछ टाइम तक, मतलब कि कुछ तत्वों तक ही मिला, बाद में ये रूल फॉलो नहीं होता था। सो गाइस देखते हैं कहाँ प्रॉब्लम की। ऐसा देखा गया कि अष्टक का सिद्धांत केवल कैल्शियम तक लागू होता है, क्योंकि कैल्शियम के बाद प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व से नहीं मिलता है। इन्होंने क्या बताया था, पहला तत्व और 8वां तत्व का गुणधर्म मिलता हुआ रहेगा। जो भी यदि पहले तत्व से गिने हो जो 8वां आएगा तो वो गुणधर्म पहले तत्व
से मिलेगा। लेकिन ये कुछ तत्वों तक नियम फॉलो हुआ। कैल्शियम तक के बाद फिर जो 8वां तत्व आता था गाइस, वो फिर नहीं मिलता था पहले तत्व से। इसीलिए एक दोष इसका समझ लें आप, ये एक दोष था। दूसरा हम देखते हैं, न्यूलैंड की कल्पना की प्रकृति में 56 तत्व विद्यमान हैं तथा भविष्य में अन्य कोई तत्व नहीं मिलेगा। लेकिन बाद में कई तत्व पाए गए जिनसे गुणधर्म अष्टक सिद्धांत में मेल नहीं खाते हैं। और तीसरा हम इसका क्या देखें, सारणी में समंजित करने के लिए न्यूलैंड्स ने 2 तत्वों को एक साथ रखा तथा कुछ असमान तत्वों को एक स्थान में रख दिया। क्या आप 5.3 में उदाहरण ढूंढ सकते हैं? ध्यान दीजिए कि कोबाल्ट और निकल को एक साथ उसी स्तंभ में रखा गया है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन है। यद्यपि इनके गुणधर्म दोनों तत्वों से भिन्न है। आयरन को कोबाल्ट निकल से दूर रखा गया है, जबकि गुणधर्मों में समानता है। इस प्रकार न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत केवल हल्के तत्वों के उपयोग के लिए ठीक से लागू हो गया है, बाकी के लिए नहीं। नोबल गैसों की खोज के पश्चात अष्टक सिद्धांत की अप्रासंगिक हो गया। गाइस, कौन कौन से दोष देखे तो अपन 2 मिनट में अपन जल्दी से बताते हैं। पहला दोष क्या देखा गाइस, कि पहला तत्व और 8वां तत्व जो उन्होंने बताया था कि उनके गुणधर्म मिलेंगे। हाइड्रोजन पहला तत्व हमने देखा था और 8वां तत्व का गुणधर्म मिलेगा। ठीक है ना। 8वां तत्व कौन सा देखा गाइस, जल्दी से देख लेते हैं एक बार। हाइड्रोजन देखा, जो क्लोरीन है, ब्रोमीन है, कोबाल्ट है, निकल है। तो इन्होंने क्या बताया था कि इनका तत्व मिलेगा, लेकिन ये कैल्शियम तक ही लागू हुआ, फिर बाद में ये नहीं मिला। पहला इनका दोष है ना, पहला दोष। दूसरा दोष क्या देखा गाइस, दूसरा दोष ये देखा कि इन्होंने कहा था इनके समय में 56 तत्वों की खोज हुई थी और इन्होंने कहा कि भविष्य में और कोई तत्व नहीं आएंगे। और फिर हमने देखा कि अभी हम आधुनिक टाइम पे 118 तत्व देखते हैं, तो ये कहाँ से आ गए? इन पर एक प्रश्नवाचक लगता है, इसीलिए असफल हुए। इन्होंने ये कहा था। तीसरा दोष हम देखें गाइस, तो इन्होंने क्या किया है, देखिए जो कोबाल्ट और निकल है एक ही बॉक्स में रख दिया है, एक ही श्रेणी में रख दिया है, इनके लिए अलग स्थान नहीं दिया है। और चौथा दोष हम देखें तो गाइस, कोबाल्ट और निकल के साथ में क्या आता है गाइस, आयरन के भी गुणधर्म मिलते हैं जो कि इन्होंने नहीं लिखा है। आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। देखिए कोबाल्ट और निकल को एक ही श्रेणी में रख दिया है, एक ही बॉक्स में रख दिया है, उसके लिए अलग से स्थान नहीं दिया है। तो ये हुए गाइस। और फिर इन्होंने कहा था और तत्व की खोज नहीं होगी, और जैसे ही नोबल गैसों की खोज हो जाती है गाइस, तो फिर क्या हो जाता है, इनकी अप्रासंगिकता बन जाती है। मतलब कि इनकी फिर सारणी का कोई महत्व ही नहीं रह जाता है, मतलब ज़्यादा। सो गाइस हम देख सकते हैं इसमें क्वेश्चन, देखिए डॉबे राइनर के तर्क न्यूलैंड के अष्टक स्थान में भी पाए जाते हैं, तुलना कीजिए और पता कीजिए। सो गाइस बिल्कुल पाए जाते हैं ट्रिक में। जो डॉबे राइनर और न्यूलैंड के अष्टक हैं उनके स्तंभ पाए जाते हैं। इन्होंने भी गाइस हम देख सकते हैं 2 मिनट में, हाइड्रोजन लिया था, लिथियम लिया, बेरियम लिया, सोडियम लिया, और हम देखते हैं, देखिए आइए इन्होंने भी क्या लिया है गाइस, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम लिया है, स्तंभ लिए हैं, लिथियम का स्तंभ, सोडियम का, और किसका लिया है गाइस, पोटेशियम का लिया है। और यही हमने देखेंगे यहाँ पे समानता, इन्होंने भी जो डॉबे राइनर थे उन्होंने भी लिथियम, सोडियम और पोटेशियम लिया है। देख सकते हैं सेकंड क्वेश्चन, डॉबे राइनर का वर्गीकरण की क्या सीमाएं थी गाइस, तो हम बताएंगे डॉबे राइनर का वर्गीकरण में क्या सीमाएं देखी थी गाइस, कि उनका भी तत्व तीन पर ही मिला, और फिर बाद में उनके जो उन्होंने बताया था कि जैसे फर्स्ट को और थर्ड को जोड़ेंगे गाइस, पहले और तीसरे तत्व को जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे तो दूसरे तत्व का द्रव्यमान पता चल जाएगा। तो ये और सब तत्वों में विद्यमान नहीं रहा ये गुण। फिर बाद में हम जोड़ते थे और 2 से डिवाइड भी करते थे, तो उनका तत्व का क्या द्रव्यमान दूसरे तत्व के बराबर नहीं होता था। न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत
की क्या सीमाएं थी गाइस, तो ये भी हल्के तत्वों के लिए लागू रहा। कुछ जिसका भार कम था उनके लिए तो लागू रहा कि मतलब फर्स्ट तत्व से यदि गिनती शुरू करते हैं, जो 8वां तत्व मिलेगा गाइस, तो वो क्या समान गुणधर्म होगा, बल्कि ऐसा हल्के तत्वों तक रहा। फिर बाद में इनके अप्रासंगिक हो जाता है। फिर उसके गुणधर्म यदि हम बाद में भी यदि हम और भारी भारी तत्वों को लेते हैं और उनको गिनते हैं गाइस, तो 8वां जो तत्व आता है आरोही क्रम में, तो क्या होता है, उसके गुणधर्म नहीं मिलते थे। इसकी ये सीमाएं थी। दूसरी सीमाएं आप लिख सकते हैं कि इन्होंने कहा था कि 56 तत्व ही हैं और प्रकृति में और तत्व नहीं खोजे जाएंगे, जबकि 118 तत्व हो गए हैं। नोबल गैसों की खोज हो चुकी है। दूसरा देखा। और तीसरा यदि हम पूछे कोई, तो तीसरा क्या था गाइस, हमने अभी पढ़ा है। तीसरा इनका दोष पाया जाता है कि इन्होंने कोबाल्ट और निकल को एक साथ रख दिया है और आयोडीन जो इनसे मिलता हुआ है, समानता है, इसके बाद भी उनको नहीं रखा है और एक ही उसमें बॉक्स में रख दिया है। ये थे गाइस न्यूलैंड के सीमांत अष्टक सिद्धांत की सीमाएं। देखिए, अव्यवस्थित में से व्यवस्थित करना। अब देखेंगे गाइस मेंडलीव की आवर्त सारणी क्या कहती है। मेंडलीव की आवर्त सारणी। अब आते हैं गाइस मेंडलीव। इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है इतिहास में तत्वों की खोज में। इन्होंने बहुत अच्छी सारणी बनाई थी। इन्होंने भी कुछ गलतियां की थी, ज़्यादा नहीं की इन लोगों के जैसे कि इनका मिल ही ना पाए। तो देखिए, हम पढ़ते हैं न्यूलैंड का मेंडलीव की आवर्त सारणी। न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत के अस्वीकार होने के बाद कोई भी वैज्ञानिक ने ऐसे प्रतिरोधों की खोज जारी रखी। जैसे ही वो न्यूलैंड से जाते हैं तो और भी वैज्ञानिक आए गाइस और उन्होंने इसकी खोज जारी रखी और इसमें से विभिन्न तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के साथ संबंध स्थापित हो सके। कुछ तो मिले गाइस, उनके साथ संबंध स्थापित हो चुके, लेकिन सब तत्व नहीं मिल रहे थे। देखिए, तत्वों का वर्गीकरण का मुख्य श्रेय है जो गाइस, जो व्यवस्थित करने का श्रेय या वर्गीकरण का मुख्य श्रेय किसे जाता है, रसायनज्ञ डामित्री इवानोविच मेंडलीव को जाता है। मतलब मुख्य श्रेय किसको जाता है गाइस, ये रहे गाइस मेंडलीव, इनको जाता है मुख्य श्रेय योगदान, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से गाइस उनके गुणधर्म परमाणु द्रव्यमान आधार पर समानता के आधार पर क्या किया, तत्वों का वर्गीकरण किया। इनके बारे में भी कुछ पढ़ लेते हैं। देखिए, मेंडलीव जी कहाँ के थे। 1834 ईस्वी में रूस के पश्चिम साइबेरिया के टोवोल्स्क स्थान में इनका जन्म हुआ था। मतलब ये कहाँ के हैं, रूस के हैं। कहाँ के हैं गाइस मेंडलीव, ये हाँ मेंडलीव कहाँ के हैं, रूस के हैं। डोबेराइनर जर्मन के हैं गाइस। और जो दूसरे देखे थे हमने कौन, न्यूलैंड हैं, वो अंग्रेजी वैज्ञानिक थे। मेंडलीव अपनी मां के प्रयासों के कारण ही विश्वविद्यालय में प्रवेश पा सके। अपनी खोज को उन्होंने अपने मां पर समर्पित होते हुए लिखा है। उन्होंने मुझे उदाहरण देकर समझाया, प्यार से समझाया, अपने शेष संसाधन एवं शक्ति व्यय करके मेरे साथ विभिन्न स्थानों पर गईं। उन्होंने अपने माँ के बारे में बता रहे हैं कि उन्होंने मुझे प्यार से समझाया, उदाहरण से समझाया, संसाधनों को व्यय किया, शक्ति को व्यय किया, विभिन्न स्थानों में गईं। वह जानती थी कि विज्ञान की मदद से बिना हिंसा के लेकिन प्यार एवं दृढ़ता से अंधविश्वास, असत्य धारणा और गलतियों को दूर किया जा सकता है। जो विज्ञान है गाइस, उसकी मदद से वो जानती थी कि अंधविश्वास, असत्य, ऐसी हिंसा और प्यार और दृढ़ता से विभिन्न चीज़ों को क्या किया जा सकता है, विभिन्न गलतियों को दूर किया जा सकता है। जो लोग फंसे रहते हैं उनको प्रस्तावित तत्वों के व्यवस्था में मेंडलीव की आवर्त सारणी कहा जाता है। तत्वों की व्यवस्था को ही क्या कहा जाए, जब मतलब विज्ञान का एक प्रकार से उन्हें विश्वास था कि इनकी विभिन्न विज्ञान ही है अपने आसपास। हम देखते हैं जो चमत्कार देखने को समझ में आता है, जैसे अपन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस मिलाते हैं तो पानी बन जाता है, सीधे बनता है कि नहीं बनता है। अब कोई कह दे भगवान की देन है, तो ये अंधविश्वास एक प्रकार का लगता है कि नहीं लगता है। तो इनकी माँ ने भी उनको ये सिखाया था।
बहुत उनकी सहायता की थी। जब मेंडलीफ ने अपना कार्य आरंभ किया तब कितने तत्व थे गाइस प्रकृति में? 63 तत्व थे तो गाइस पूरे रहेंगे तो पूरे, लेकिन 63 तत्वों की खोज हो चुकी थी। उन्होंने तत्वों के परमाणु, द्रव्यमान, उनके भौतिक रासायनिक गुणधर्मों के बीच संबंध का अध्ययन किया। किन्होंने गाइस? मेंडलीफ ने क्या किया कि 63 तत्व विद्यमान थे। जब उन्होंने आवर्त सारणी बनाना चाहा तो उन्होंने उनके गुणधर्म को देखा, उनकी द्रव्यमान को देखा, उनका अध्ययन किया। रासायनिक गुणधर्मों के अंतर्गत मेंडलीफ ने ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के साथ बनने वाले यौगिक पर अपना ध्यान केंद्रित किया। मतलब उन्होंने देखा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ कैसा यौगिक बन रहा है, ध्यान से देखा। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को इसलिए चुनाव किया क्योंकि ये अत्यंत सक्रिय हैं गाइस। हम देखते हैं ये जल्दी क्रिया कर लेते हैं। कोई तत्व तो होते हैं जैसे क्रिप्टॉन है, नियॉन्स हैं, ये गाइस बहुत देर में इनकी खोज लास्ट में क्यों हुई? क्योंकि ये क्रिया नहीं करते हैं जल्दी। जब क्रिया नहीं कर देंगे तो वातावरण में रहे आएंगे, हमको समझ में ही नहीं आएगा। और ये हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, बहुत जल्दी क्रिया करते हैं गाइस। सो इनका चुनाव उन्होंने सबसे पहले किया और देखा। अधिकांश तत्वों को एक साथ यौगिक बनाते हैं, तब तत्व से बनने वाले हाइड्रो एवं ऑक्साइड के सूत्र को तत्वों को वर्गीकरण के लिए मूल गुणधर्म माना। इससे क्वेश्चन बन जाता है गाइस कि जो मेंडलीफ थे उन्होंने कौन से तत्वों को मूलभूत गुणधर्म माना? तो गाइस हमने देखा कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से उन्होंने क्या करवाई गाइस? क्रिया करवाई। हाइड्रोजन से क्रिया करवाई, ऑक्सीजन से तो क्या बना? हाइड्रोक्साइड बना और हाइड्रोक्साइड बनता है। उन्होंने 63 कार्ड लिए, प्रत्येक कार्ड पर अलग अलग तत्वों के गुणधर्म लिखे। क्या किया गया? सबसे पहले उन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से क्रिया करवाई, उनके तत्वों के बारे में गुणधर्म को देखा। फिर उन्होंने जो प्रकृति में गए 63 तत्वों की खोज हो चुकी थी, तो उन्होंने 63 तत्वों को गए अलग अलग 63 कार्ड लिए। 63 कार्ड में उन्होंने क्या लिखा? सबसे पहले उनके गुणधर्म लिखा कि फर्स्ट वाले कार्ड में क्या कौन सा तत्व आएगा, गुणधर्म लिखा गाइस, और उन्होंने उनके तत्व का निशान लिखा। उन्होंने समान गुणधर्म वाले तत्वों को अलग कर दिया, तो जिनके गुणधर्म गाइस मिलते थे उनको अलग कर दिया, और तथा इन तत्वों को पिन में लगाकर दीवार में लटका दिया। और उन्होंने देखा कि अधिकांश तत्वों का आवर्त सारणी में स्थान मिल गया था तथा अपने परमाणु द्रव्यमान को आरोही क्रम में ये तत्व व्यवस्थित हो गए। उन्होंने देखा द्रव्यमान के आधार पर गैस गुणधर्म के आधार पर उन्होंने 63 कार्ड लिया और 63 कार्डों को उन्होंने उनका क्या लिखा गैस गुणधर्म लिखा और उनको दीवार पर टांग दिया। तो क्या देखा कि आरोही क्रम में यदि वो तत्व जमा रहे थे तो उनके गुणधर्म गैस मिलते जा रहे थे आवर्त सूची में। आवर्त सूची में जैसे ये आवर्त सूची में या फिर उनकी जो समूह में, वो एक समूह में आरोही क्रम में जमाने पर व्यवस्थित हो गए और मिलते गए हो गए। यह भी देखा कि समान भौतिक रासायनिक गुणधर्म वाले तत्व विभिन्न तत्व एक निश्चित अंतराल के बाद फिर आ जाते हैं। इसी आधार पर मेंडलीफ ने आवर्त सारणी बनाई, जिसका सिद्धांत यह है तत्वों के गुणधर्म परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं। गैस जो मेंडलीफ ने आवर्त सारणी बनाई वो क्या है, उनका सिद्धांत क्या है? तत्वों के गुणधर्म परमाणुओं के द्रव्यमान के आवर्त फलन होता है। मतलब परमाणुओं के द्रव्यमान के आधार पर सारणी बनाई गाइस, उनको आरोही क्रम में लिखा। द्रव्यमान मतलब हमने वही बताया है कि जितने भी प्राचीन वैज्ञानिक थे उन्होंने भार के आधार पर या द्रव्यमान के आधार पर, परमाणु के द्रव्यमान के आधार पर ही क्या परमाणु के द्रव्यमान के आधार पर आवर्त फलन बनाया, आवर्त सारणी बनाई। मेंडलीफ के आवर्त सारणी के सिद्धांत में तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी ऊर्ध्व स्तंभ को ग्रुप समूह तथा क्षैतिज समूह को पीरियड आवर्त कहते हैं। सो गाइस हम देखते हैं, चलते हैं मेंडलीफ की आवर्त सारणी की ओर। सो गाइस देखिए जो आवर्त सारणी है गाइस मेंडलीफ की, वो ये है गाइस समूह। क्या है ये? जैसे फर्स्ट समूह के तत्व कौन कौन से है गाइस हम देख सकते हैं। ये है फर्स्ट समूह के तत्व कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन है, लिथियम है, और कौन है? सोडियम है, पोटेशियम है, रिबोन्स है,
सो ये हैं गाइस किसके सोना, जिसको CAU बोलते हैं गाइस। ये हैं गाइस क्या है, फर्स्ट समूह के तत्व। इसको गाइस जो ये समूह लिखे हुए हैं आप देख सकते हैं कितने समूह हैं गाइस। यहाँ पे इन्होंने 1 2 3 4 5 6 7 8 समूह में बांटा। और जो अभी आधुनिक आवर्त सारणी है गाइस उसमें 18 समूह हैं। कितने हैं? 18 समूह हैं। और इनको हम गाइस कहते हैं आवर्त फलन। जैसे 1 2 लिथियम बेरियम, एक कार्बन बेरियम बेंजियम और क्या है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, और ये ऑक्सीजन है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है गाइस, फॉस्फोरस है, सिल्वर है, क्लोराइड है। ये सब क्या है गाइस, ये हम देख रहे हैं, ये इसके आवर्त है, पीरियड हैं जो क्षैतिज रेखाएं बनी हुई है। जैसे ये 2 के, तो इनकी संयोजकता में हम देखते हैं आवर्त सारणी में गाइस। तो क्या होता है आवर्त, इनको कैसे पढ़ा जा सकता है। देखिए ये समूह वाले हैं, इनकी जो संयोजकता होगी, संयोजकता मतलब कि जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन की संख्या है गाइस, तो हम देखते हैं जो फर्स्ट समूह में आते हैं उसकी जो संयोजकता है वो समान होगी। जैसे कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, कार्बन का जो संख्या होती है वो 6 होती है, लेकिन जिसका जो इलेक्ट्रॉन विन्यास बनता है गाइस, जो बनता है तो 2 और 4 होती है। कितनी होती है? 2 और 4 होती है, मतलब 2 कक्षाओं में पूरी होती है कार्बन की संख्या। जैसे कक्षा कितनी होती है, एक गाइस यहाँ इलेक्ट्रॉन होते, यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और फिर बाद में इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन में 2 लिखा होता है और एक और कक्षा में 4 होता है। तो ये हुई कार्बन की क्या हुई गाइस, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनता है। तो समूह में देखेंगे तो लास्ट में क्या आया था गाइस, इसमें 2 और 4 आया था। तो हम देखेंगे कि सभी में जो कार्बन वाला समूह होगा गाइस, उसमें हम देखेंगे सबकी संयोजकता क्या होगी गाइस। जो कार्बन किस नंबर पे आता है, 4th नंबर में। 4th समूह के ये है गाइस 4th समूह, 4th नंबर का समूह है आवर्त सारणी में। और सबकी जो संयोजकता है गाइस तो वो समान पाई जाती है। क्या पाई जाती है गाइस, हम देखेंगे कि जो संयोजकता होती है वो सबकी समान होती है। यदि ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो संयोजकता समान होती है। हमने ये देखा। अब देखते हैं गाइस हम जो आवर्त है ये क्या है गाइस, ये 1 2 3 4 5 6 7 आवर्त हैं गाइस। जो आधुनिक आवर्त सारणी है तो उसमें 7 आवर्त है। हम देखते हैं जो फर्स्ट आवर्त क्या है, आवर्त में कौन लिखा है गाइस, हाइड्रोजन लिखा है। ध्यान दीजिए आप, हाइड्रोजन लिखा है। इसकी जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है गाइस वो कितनी है, 1 है। कितनी है, 1 है। तो ये क्या है गाइस, ये इसकी जो आवर्त में पढ़ेंगे अपन तो ऐसे पढ़ेंगे, मतलब ए वाले पढ़ेंगे, और समूह में पढ़ेंगे गाइस तो नीचे, ऊपर से नीचे की ओर पढ़ेंगे। तो वो जो क्षैतिज रेखाएं होती हैं वो क्या होती हैं गाइस, आवर्त होती हैं। आवर्त कितने हैं, देखिए हमने देखा 7 आवर्त होते हैं। आवर्त में हम देखेंगे कि जो वन आवर्त में है, देखिए तो जितने भी वन आवर्त में आएंगे तो उनकी जो इलेक्ट्रॉन्स जो विन्यास बनेगा गाइस वो कितना बनेगा, 1 ही बनेगा। क्योंकि हाइड्रोजन का हम देखते हैं यानी फर्स्ट आवर्त वाले में जितने भी तत्व आते हैं उनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वह 1 होंगे या 2 होंगे, जिस वाली भी आवर्त में आएंगे उनका साइज ऊपर से नीचे की आने में उनके कोषों की संख्या गाइस बढ़ती जाती है। जैसे फर्स्ट में हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन्स बाह्यतम कक्षा कितनी है गाइस, 1 ही है, मतलब 1 कक्षा बनाएंगे अपन इसमें। तो हाइड्रो आवर्त फर्स्ट वाले आवर्त में गाइस हम देखेंगे जितने भी यहाँ पे तत्व आएंगे उनकी 1 ही कक्षा बनेगी। और देखते हैं हम आगे, देखिए जो लिथियम है वो लिथियम कौन से आवर्त में आता है गाइस, तो हम देखेंगे जो लिथियम है गाइस वो लिथियम 2nd आवर्त में आता है। आप देख सकते हैं ये लिथियम है। लिथियम कौन से विन्यास में, कौन से आवर्त में आता है, 2nd आवर्त में आता है। बेरियम 2nd आवर्त में आता है। और कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फॉस्फोरस तो
फ्लोरीन। तो जितने भी हैं गाइस ये कौन से आवर्त में आएंगे, इस सेकंड आवर्त में आ रहे हैं। और सेकंड आवर्त लिखा है मतलब इसकी जो कक्षाएं होंगी गाइस वो कितनी होंगी, यहाँ पे प्रोटॉन होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन और वो होगा, तो 2 बनेंगी। कितनी कक्षाएं बनेंगी गाइस, 2 बनेंगी। आप ध्यान दीजिए गाइस, जो लिथियम है अभी हमने कार्बन की बताई थी, ये है कार्बन गाइस, आप ध्यान दीजिए। कार्बन की जो कक्षाएं हैं 2 बनती है। कैसे हम, जैसे कार्बन की जो संख्या है गाइस, कार्बन के परमाणु संख्या कितनी है, 6 है। ये इसकी कक्षाएं 2 कैसे हैं, तो देखिए आप, कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन विन्यास बनता है वो उसकी बाहतम आगे तो 2 होता है, फिर 4 होता है, क्योंकि जो फार्मूला है जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का, 2 होगा, 8 होगा, 8 होगा, 4 होगा। तो 2 के बाद अपन यदि 8 लिखेंगे तो 2 और 8 10 हो जाएगा, तो 10 तो होगा नहीं, तो कितना होगा, आगे तो 2 ही आएगा, क्योंकि 2 तो आ जाएगा, तो 2 लिख दिया, और फिर 4 होगा, 2 तो 6 हो जाएंगे। तो इसकी जो कितनी कक्षा बनी गाइस, एक में अपन 2 लिख देंगे और एक में 4 लिख देंगे, तो 2 ही कक्षा बनेंगी। तो लिथियम की भी कितनी कक्षाएं बनेंगी गाइस, लिथियम की भी 2 कक्षाएं ही बनेंगी, ध्यान रखना। इसी प्रकार नाइट्रोजन की भी 2 कक्षाएं बनेंगी, ऑक्सीजन की भी। सो ए होते हैं गाइस। और ये नीचे की ओर जैसे ही हम बढ़ते जाएंगे आवर्त में गाइस, जैसे 4 वाला आवर्त है, 5 आवर्त है, 6 आवर्त है, तो उनकी कक्षाओं में वृद्धि होती जाएगी, आप ध्यान रखना। इस प्रकार देखते हैं आवर्त सारणी को। आई होप गाइस आपको समझ में आया हो। समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारी वीडियो को। मेंडलीव की आवर्त सारणी 1872 में जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी तथा स्तंभ में शीर्ष ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन के सूत्र में अंग्रेजी अक्षर आर समूह में किसी भी तत्व को दर्शाता है। आर समूह में हमने देखा था, यहाँ पे अपन ने इसके बारे में जिक्र नहीं किया हमने, पर बता देंगे आपको अभी फिर से आवर्त सारणी में ले जाकर। हाइड्रोजन तथा ऑक्साइड के सूत्र को अंग्रेजी के आर सूत्र से दर्शाया गया है। सूत्र के लिखने के तरीकों को ध्यान दीजिए। उदाहरण के लिए कार्बन है, सॉरी CH4 है, मतलब मीथेन है। RH4 है, इसके ऑक्साइड CO2 तथा RO2 में लिखा गया है। जैसे RO2 लिखा है तो आप CO2 को मतलब कि इसमें R लिखा गया है, R से डिनोट किया गया है। देखिए मेंडलीव की आवर्त सारणी की हमें क्या उपलब्धियां हैं, हम इसके बारे में देखेंगे कि जो पूर्व में वैज्ञानिक आए तो उनमें तो हमने देखा कि उनकी जल्दी ही वो क्या हो जाती है, वो असफल रहते हैं। मेंडलीव ने काफ़ी अच्छा दिया। क्यों हम मेंडलीव की आवर्त सारणी को मुख्य मानते हैं, मेन मानते हैं, ऐसा क्या क्या निकल के आया आवर्त सारणी में। सो गाइस देखा हमने, उन्होंने द्रव्यमान के आधार पर बांटा और साथ में उनकी क्या उपलब्धियाँ थी हम ये भी देख लेते हैं। आवर्त सारणी को व्यवस्थित करते समय मेंडलीव की सारणी में अधिक द्रव्यमान वाले तत्व को कभी कभी कम द्रव्यमान वाले तत्व से पहले रखना पड़ा है। क्रम इसलिए क्या है गाइस, जो आवर्त सारणी बनाई है मेंडलीव ने, तो उन्होंने जैसे हमने बताया कि उसको आरोही क्रम में लिखते हैं। आरोही क्रम में लिखते हैं मतलब आगे सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। लेकिन कभी कभी इसके क्रम को उलटना पड़ा है। कभी कभी क्या कर दिया गया है गाइस, इन्होंने छोटा आगे लिख दिया है, ये बड़ा आगे लिख दिया है, और छोटा जो तत्व है गाइस द्रव्यमान में उसको पीछे लिखना पड़ा है। क्यों? क्योंकि उसका द्रव्यमान उसके गुण धर्म नहीं मिल रहे थे, इसलिए ऐसा उनके क्रम को उलटना पड़ा है ताकि गुण धर्म वाले तत्वों को एक साथ रखा जा सके। उदाहरण के लिए कोबाल्ट तथा कोबाल्ट की परमाणु द्रव्यमान कितना है गाइस, 58 है सारणी में, लेकिन निकल का परमाणु द्रव्यमान 50.9 है इसका, ठीक है ना, किसका, कोबाल्ट का, लेकिन निकल का 58.7 है। इसके बाद भी आगे किसको, 9 वाले को लिखना पड़ा है, जिसमें कि निकल को लिखना चाहिए था आगे। तो इसके गुण धर्म के कारण इनको क्रम को उलटना पड़ा है। 5.4 में देखकर आप ऐसी ही अन्य विसंगतियों को ढूंढ सकते हैं। अन्य रिक्त स्थानों को दोषों के रूप में की बजाय मेंडलीव ने दृढ़तापूर्वक कुछ
कुछ ऐसे तत्वों को अस्तित्व में अनुमान किया जो कुछ समय तक मतलब कि ज्ञात नहीं हुए थे। इनका नामकरण उन्होंने उसी समूह में इससे पहले आने वाले तत्वों के नाम में एक का शब्द उपसर्ग लगाकर किया, जैसे बाद में ज्ञात होने वाले स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम। इनके गुणधर्म एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन के समान थे। मेंडलीफ ने अनुमानित एका एल्यूमिनियम तथा बाद में ज्ञात गैलियम के गुणधर्मों को सारणीबद्ध या सूचीबद्ध किया गया है। सो गाइस यहाँ पे क्या बताया गया है गाइस, हमने देखा कि इन्होंने गुणधर्म के आधार पर क्या किया। पहले नंबर इनकी क्या उपलब्धियाँ थी कि इन्होंने क्या किया कि कभी कभी क्या कर दिया कि बड़े द्रव्यमान वाले को भी आगे लग दिया, जैसे कि कोबाल्ट और निकल में हुआ था। कोबाल्ट का द्रव्यमान हम देखते हैं कि ज़्यादा है निकल से, इसके बाद भी कोबाल्ट को आगे रख दिया और निकल को बाद में रख दिया। और क्या देखा गाइस हमने, कि इन्होंने क्या किया था, अपनी जो सूची बनाई थी भविष्य में खोज होने वाले 3 तत्व जो अभी खोज हुए हैं, जैसे कि स्कैंडियम है, गैलियम है और जर्मेनियम है। इनके गुणधर्म किससे मिल रहे थे गाइस, एका बोरॉन्स। उनको पता था कि भविष्य में इनकी खोज होगी। अभी जो खोज हुई थी गाइस, 63 तत्वों की खोज हुई थी इनके समय, तो उनको लगाया था और इनके लिए स्थान छोड़ दिया था रिक्त, कि जब भी आएंगे वो इनसे मिलते हुए रहेंगे। मतलब एका बोरॉन से मिलेंगे स्कैंडियम, एका एल्यूमिनियम से मिलेगा गैलियम और एका सिलिकॉन से जर्मेनियम मिलेगा। और जैसे ही भविष्य में खोज होती है तो आप उन रिक्त स्थान में भर दीजिए। तो इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। और वाकई में इन्होंने ये नहीं बोला कि इसके बाद कोई भी तत्व प्रकृति में नहीं खोजा जाएगा, तो इन्होंने पहले बता दिया था कि खोजा जाएगा और इसके गुणधर्म इन तत्वों से मिलते हुए रहेंगे। और इन्होंने अपनी सारणी में स्थान भी उनके लिए छोड़ दिया था, जिससे क्या हुआ, फ्यूचर में इनकी जो सारणी आवर्त सारणी बनी हुई थी, इनको कोई भी उलटफेर नहीं करनी पड़ी आने वाले वैज्ञानिकों को। और उसी सारणी में जैसे ही खोज हुए तो उन तत्वों को रख दिया गया। ये इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। परमाणु द्रव्यमान देखिए, एका एल्यूमिनियम और गैलियम का ऑक्साइड में सूत्र लिखा हुआ है। क्लोराइड का सूत्र ए है, ऑक्साइड का परमाणु द्रव्यमान और सूत्र गैलियम का। इससे मेंडलीफ की आवर्त सारणी की परिशुद्धता और उपयोगिता ठोस प्रमाण मिल गए। मतलब इससे मेंडलीफ की सारणी में कोई भी मतलब परिशुद्धता और उपयोगिता के ठोस प्रमाण मिल गए, जो उन्होंने स्थान भी छोड़ दिया, तो उन्होंने बताया भी कि मिलेंगे। और जो भी मिले गए तो उसी सारणी में फिट हो गए। उनकी सारणी को खराब नहीं बताया गया या फिर वो असफल नहीं रहे। इसके अलावा मेंडलीफ के अनुमान की असाधारण सफलता के कारण रसायनज्ञों ने उनकी आवर्त सारणी को न केवल स्वीकार किया, अपितु उनको इस सिद्धांत की अवधारणा का सृजक भी माना। तो जो आने वाले वैज्ञानिक थे, रसायनज्ञ थे गाइस, तो इनकी आवर्त सारणी से उन्हें बहुत सफलता मिली। इनकी आवर्त सारणी सफल हुई। उन्होंने क्या माना, इसको आवर्त सारणी का सृजक या जनक माना। उत्कृष्ट गैसों जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन का पहले भी कई संदर्भों में उल्लेख किया गया। इन गैसों का पता देर से चला क्योंकि ये अक्रिय गैस थी। वायुमंडल में इनकी मात्रा बहुत कम है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में एक विशेषता यह भी है कि जब इन गैसों का पता चला तब पिछली व्यवस्था को छेड़े बिना इन्हें नए समूह में रखा गया। सो गाइस, इनकी उपलब्धियों को हमने देखा। क्या क्या उपलब्धि गिरी गाइस, कि इन्होंने रिक्त स्थान छोड़ दिया किसके लिए, और उनका नामकरण कर दिया और बताया कि बोला कि जो भी तत्व आएंगे तो उनको, जैसे एका बोरॉन, एका हमने बोला था एल्यूमिनियम, एका, हाँ तो हमने बताया था एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन के समान तत्व आए बाद में, जैसे स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम। तो उनको छेड़खानी किए बिना इनकी तत्व को उन्हीं के गुणधर्मों के समान पास में आकर के रख दिया गया, उनकी छेड़खानी नहीं हुई। तीसरा हम देखते हैं इनकी कौन सी उपलब्धि हुई गाइस। इन्होंने एक तो स्थान छोड़ा, दूसरा इनका नाम बता दिया कि इन्हीं के गुणधर्म मिलेंगे, और तीसरा हम देखेंगे
कि इन्होंने इसके बाद नोबल गैसों की जो नोबल गैस जो खोजी गई, बाद में खोजी गई, उस समय नहीं खोजी गई थी। तो जो खोजी हुई गैस हैं तो उनको कहाँ रख दिया गया गाइस? बीच में डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी इनको जैसे ही आवर्त सारणी बनी हुई थी गाइस तो उनको बगल में रख दिया गया और इनकी आवर्त सारणी में कोई भी छेड़खानी नहीं हुई। जैसे यहाँ पे जगह छूटी हुई है, यहाँ पे ऐसे ऐसे बना करके वो उसी सारणी को लगा देते हैं, सजा देते हैं। तो गाइस ये देखिए हमने आवर्त सारणी की कुछ विशेषताएं यानी कि महत्व देखे कह लीजिए आप, या फिर उपलब्धियां कह लीजिए। ये क्वेश्चन में आ जाते हैं, आप ध्यान से पढ़िएगा। देखिए मेंडलीव की आवर्त सारणी के वर्गीकरण की क्या सीमाएं रहीं। अब हम मेंडलीव की भी कुछ दोषों को देखे लेते हैं। हाइड्रोजन तथा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्षार धातुओं से मिलता है। क्षार धातुओं की भांति हाइड्रोजन भी है। हैलोजन ऑक्सीजन सल्फर के साथ एक जैसे सूत्र वाले यौगिक में बनाती है। जो हाइड्रोक्लोराइड हाइड्रोजन गाइस जो क्षार धातुओं से क्या है, मिलती जुलती है। उदाहरण को दिखाया गया है। दूसरी हैलोजन गैस है जो सोडियम, ये है देखिए H2O क्लोराइड, H2O Na2O मतलब सोडियम ऑक्साइड, हाइड्रोजो सल्फर हाइड्रोक्साइड, सोडियम सल्फर सोडियम। निश्चित रूप से आवर्त सारणी हाइड्रोजन के नियत स्थान पर नहीं दिया जा सकता है। मेंडलीव की आवर्त सारणी की पहली कमी है कि वह अपनी सारणी में हाइड्रोजन का सही स्थान नहीं दे पाए। किसका गाइस? हाइड्रोजन का विभिन्न गैसों से मिलता रहता है स्थान, तो वो हाइड्रोजन का पहली कमी क्या है? हाइड्रोजन का निश्चित स्थान नहीं दिया जा सका। उसको फर्स्ट समूह में भी रखा गया और सातवें में भी। मेंडलीव की आवर्त सारणी को तैयार होने के पर्याप्त समय बाद समस्थानिकों का पता चला। उनका समस्थानिकों का भी तैयार होने के बाद समस्थानिकों का पता चला। जानते हैं कि किसी तत्व के समस्थानिकों को रासायनिक गुणधर्म के समान है लेकिन परमाणु द्रव्यमान से भिन्न है। जैसे हम देखते हैं जो समस्थानिक है हाइड्रोजन है, उसका परमाणु द्रव्यमान किसी का मतलब संख्या तो एक ही है। जैसे हाइड्रोजन ए है, एक है, इसका एक है, 2 है, 3 है, तो द्रव्यमान गाइस अलग अलग है, उनका परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न है। इसीलिए हाइड्रोजन को क्या किया गया, उनको समस्थानिकों की स्थिति रासायनिक गुणधर्म समान है, समस्थानिकों का पता नहीं चलता है। ये इसका दूसरा दोष है। इस प्रकार सभी तत्वों के समस्थानिक मेंडलीव की आवर्त सारणी के नियम का एक चुनौती थी। दूसरी समस्या यह थी कि एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर आगे बढ़ने पर परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ते थे। इसलिए यह अनुमान लगाना कठिन हो गया कि दो तत्वों के बीच कितने तत्व खोजे जा सकते हैं, विशेषकर जब हम भारी तत्वों पर विचार करते हैं तो कठिनाइयाँ आती हैं। तो गाइस इनकी जो हमने कमियां देखा तो क्या देखा, हम देख सकते हैं यहाँ पे सारणी में हम बताने की कोशिश करते हैं। देखिए हाइड्रोजन की संख्या है, देखिए RH, ये इतने सारे मतलब गुणधर्म इनके मिलते हैं, ठीक है ना, और इसको यहाँ पे रखा गया है। तो हाइड्रोजन की स्थिति निश्चित नहीं की गई, पहला दोष ये देखा गया। और क्या है, जो परमाणु जो भारी जो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर जो समस्थानिक हैं जैसे R1 H2 H3 H4 H3 और RH, तो ये थे गाइस जो इसके समस्थानिक से। हाइड्रोजन की क्रमांक तो एक ही है सब में, लेकिन क्या है द्रव्यमान अलग अलग है और इतने सारे समूहों में इसको रखा गया है। इसीलिए इसके दोष हो जाता है कि इसको निश्चित स्थिति नहीं बताई गई समस्थानिकों की। और हाइड्रोजन के बीच और जो जैसे इन्होंने तत्व बताए गए, जैसे कि जैसे इन्होंने भार के आधार पर बताया, तो इसी के भार के बीच में से कि वन है इसका भार और इसका 2 है, तो 1.5 आएगा तो हम कहाँ रखेंगे, इसकी स्थिति निकालने में प्रॉब्लम होती थी। ये थी गाइस किसके, मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष। इसको हम क्वेश्चन में लिखवा देंगे। देखिए मेंडलीव की आवर्त सारणी का उपयोग करने में तत्वों को ऑक्साइड सूत्र का अनुमान कीजिए। कैल्शियम
सॉरी कैल्शियम नहीं, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, बेरियम। इनका हमको सूत्र लिखना है, जैसे इसके भी सूत्र। सो गाइस देखते हैं अपन, जैसे तत्वों का ऑक्साइड सूत्र के साथ अनुमान लगाना है, हमको अनुमान बैठाना है। जैसे पोटेशियम है तो पोटेशियम को, और कार्बन है, पोटेशियम है, एल्यूमिनियम है और बेरियम है। सो गाइस इनके मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार हम तत्वों का ऑक्साइड करते हैं। जैसे हमने देखा था, क्या देखना था गाइस, हमको पोटेशियम देखना था। पोटेशियम कौन से नंबर पे है, देखिए आप, के आता है गाइस फर्स्ट समूह में। तो देखिए ये फर्स्ट समूह में ए है गाइस, के क्या है, फर्स्ट समूह में क्या है, के है। के मतलब कि पोटेशियम है। पोटेशियम को यदि हम इसके साथ अब ऑक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड मतलब कि ऑक्सीजन के जैसे अभिक्रिया करवाएंगे तो कैसा हो जाएगा, जैसे आर की जगह पे अपन क्या लिख देंगे, के लिख देंगे, K2O हो जाएगा, K2O हो जाएगा। और हम और कौन से साथ अभिक्रिया करवानी थी गाइस, अपने क्वेश्चन में कौन सा तत्व था, आप देख सकते हैं क्या है, कार्बन है। तो कार्बन कहाँ पे आता है गाइस, आप देखिए इनकी सारणी में कार्बन आता है गाइस। देखिए ये फोर्थ समूह में, फोर्थ समूह में AC लिखा हुआ है कार्बन। इसका यदि हम सूत्र बनाते हैं, तत्वों के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, तो यहाँ पे RO2 है, क्या है, RO2। तो R तो एक प्रकार का ऑक्साइड का मतलब निशान है हाइड्रोजन का। तो देखिए C लिख देंगे R की जगह, और क्या आ जाएगा, O2 CO2 बन जाएगी, ठीक है ना। और क्या था गाइस क्वेश्चन में, आप इस प्रकार मिला सकते हैं, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन। देखिए एल्यूमिनियम कहाँ पे है, आप जल्दी से बताइए। एल्यूमिनियम कौन से समूह में आता है गाइस, एल्यूमिनियम देखिए ए है थर्ड समूह में। थर्ड समूह में यदि हम इसका सूत्र बनाते हैं तो देखिए R2 लिखा है, R2 और O3 है। R2O3 में हम R2O3 तो हमने Al लिखेंगे, Al2 और O3 लिख देंगे। ए हो जाएगा हमारा तत्वों का ऑक्साइड करना या सूत्र ऑक्साइड के साथ में मिलाना। तत्वों का ऑक्साइड बनाना था गाइस, तो हमने बना दिया ऑक्साइड, ठीक है ना, ऑक्साइड से क्रिया करवाना था। इसी प्रकार बेरियम का यदि हम ऑक्साइड तत्व के साथ में क्रिया करवाते हैं तो क्या होता है, देखिए तो बेरियम के साथ में अभी क्रिया करवाते हैं। बेरियम कहाँ है गाइस, आप ध्यान दीजिए, बेरियम देखिए गाइस ए है बेरियम, और RO है, बेरियम ये है, हाँ बेरियम BA। तो इनके साथ में क्रिया कराना बहुत ही आसान है। ऑक्साइड के साथ क्रिया करवाना है तो देखिए कौन से समूह में आता है, VE सेकेंड समूह में आता है, RO होता है यहाँ का। RO की जगह अपन BE लिख देते हैं, VEO हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया हो। समझ में आया तो लाइक करना, ये तो हमने पहले ही बता दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। क्या लिखा है, गैलियम के अतिरिक्त अब तक कौन कौन से तत्व का पता चला है, इसके लिए मेंडलीव की आवर्त सारणी में खाली स्थान छोड़ दिया गया था, उदाहरण दीजिए। तो गाइस गैलियम के अतिरिक्त हमने देखा था किस किस तत्वों का पता चला है अभी तक, और इनके लिए आवर्त सारणी में स्थान छोड़ा गया था। सो गाइस हमने देखा था कौन कौन सा इसके लिए जैसे स्थान छोड़ा गया था, ए का एल्यूमिनियम, ए का बोरॉन, ए का एल्यूमिनियम। तो स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम का पता चला है। किसका गाइस, स्कैंडियम,
गैलियम और जर्मेनियम का पता चला है और तत्व खोजे गए हैं जो कि उसी के गुणधर्म के अनुसार है। उनके लिए स्थान छोड़ा गया था और वहीं पे ही गुणधर्मों से मिलते हुए स्थान पर रख दिया गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मेंडलीव की आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मानदंड अपनाया? तो गाइस, मेंडलीव ने आवर्त सारणी को करने के लिए कौन सा मानदंड अपनाया था? उन्होंने किसी भौतिक तथा रासायनिक अभिक्रिया करवाई थी। तत्वों की भौतिक तथा रासायनिक अभिक्रिया करवाई थी, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से उन्होंने क्रिया करके देखा था। और भी तत्वों से क्रिया करके उनके गुणधर्मों का पता लगाया। गुणधर्मों का पता लगा करके उनके गुणधर्म के पता लगा करके उनके द्रव्यमान का भी पता लगाया और द्रव्यमान के आधार पर उनको आवर्त सारणी में स्थान दिया। द्रव्यमान के आवर्त फलन था उनका मेंडलीव की आवर्त सारणी। और क्रमांक का आधार पर नहीं गाइस, क्रमांक के आधार पर बाद में पता लगता है, परमाणु क्रमांक के आधार पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, आपके अनुसार उत्कृष्ट गैसों को अलग समूहों में क्यों रखा गया? गैस जब हम देखते हैं इनके अनुसार जब आवर्त सारणी की खोज नहीं हुई थी तो जो है हीलियम है गैस, देखिए हीलियम है, नियॉन्स है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, तो इन सब गैसों का गैस इनको अलग क्यों रखा गया? क्योंकि गैस अक्रिय गैस हैं, जल्दी क्रिया नहीं करती हैं, इसीलिए लोगों को इनके बारे में पता नहीं चला और बहुत ही कम मात्रा में थी और इनको कहीं भी रखा जा सकता है। करती भी हैं तो बहुत कम क्रिया करती हैं, जल्दी क्रिया नहीं करती हैं, इसीलिए इनकी आवर्त सारणी में छेड़खानी किए हुए बिना आप यहाँ पे आसानी से इन्होंने जमा दिया। इसीलिए इनको अलग रखा। आई होप गाइस आपको समझ में आया हो। समझ में आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ऑल द बेस्ट, आगे मिलते हैं फिर कभी गाइस। अब आज अपन इतना ही देखेंगे, फिर इसके आगे हम देखेंगे आधुनिक आवर्त सारणी मोजेल हेनरी की। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।